हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड लेक्चर लेते हैं। इसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पढ़ लिया, यानी अलैंगिक जनन था, उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। अब करते हैं लैंगिक जनन की एनसीईआरटी की रीडिंग। इससे पहले लैंगिक जनन के बारे में आइडिया ले लेते हैं। लैंगिक जनन हमेशा दो पेरेंटल के बीच में ही होगा। पेरेंटल कितने हो गए? दो, ठीक है। और इसके बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में आगे पूरी प्रोसेस होगी ड्यूरिंग, कब तक? जब तक कि बर्थ नहीं हो जाता। और प्लेसेंटा होना एक खास विशेषता है, ठीक है। यानी मेन आइडिया इसका है। इसमें मेल और फीमेल दो गैमीट होते हैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुखी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव द्वारा नर तथा मादा गैमीट का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें यह बोल रहा है कि यानी एक से जीव, यानी जीनेटिक रूप से जीव समान होने चाहिए। अभिमुख या विपरीत लिंग यानी डिफरेंट लिंग वाले जीव नर तथा मादा युग्मक गैमीट का निर्माण शामिल है। ये युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट युग्मनज का निर्माण करते हैं, आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। दो पीढ़ियों के बीच की कनेक्टिव लिंक को क्या कहते हैं? जाइगोट। दो पीढ़ियों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक होती है ना, उसे भी जाइगोट कहते हैं, ठीक है। ये अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, वे अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती हैं। इसका पता है आपको क्या कारण है? यानी ये अपने जनकों के और आपस में समरूप क्यों नहीं होती है, यानी ये क्लोन क्यों नहीं होती है? यदि सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये क्लोन क्यों नहीं होती? इसका एक रीज़न है क्योंकि लैंगिक जनन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नताएं आ जाती है, इसीलिए ये एक दूसरे के समान नहीं होते। वैसे भी दो पेरेंटल डीएनए है तो दोनों के मिक्सर आएगा ना, यानी दोनों के मिक्सिंग गुण आएंगे, ठीक है। पादप जंतु तथा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि ये बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पादप जंतु तथा फंजाई एक दूसरे से अलग है, परंतु जब ये लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, बिल्कुल एक दूसरे, क्योंकि लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के लिए निकट आना बहुत ज़रूरी है, तब वे एक जैसा ही पैटर्न अपनाते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। हाँ, आश्चर्य की बात है, क्योंकि देखो पादप जंतु और फंजाई ये तीनों ही एक जैसा ही पैटर्न अपनाते हैं। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है, यानी नॉर्मल सामान्य प्रोसेस होती है ना, यानी जो लाइफ की स्टेज होती है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि की यह अवस्था किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाती है। पादप में ये कायिक प्रावस्था कहलाती है। ये प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप अपने आसपास ही देख लो, होमो को यानी मनुष्य को देख लो और एक पशुओं को देख लो। मनुष्य में ये यानी मैच्योरिटी है वो तकरीबन 13 साल के आसपास आती है, जबकि आप पशुओं में देख लो, उनमें 3 या 4 साल में ये मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। ये और यही यानी ये तो किशोर अवस्था कहलाती है, किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है मनुष्य में। और यदि पादपों में देखा जाए तो ये कायिक प्रावस्था कहलाती है, ठीक है। किशोर या कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का प्रारंभ है। यानी जैसे ही 13 साल से पहले किशोरा और कायिक प्रावस्था थी, उनकी समाप्ति ही जनन प्रावस्था का प्रारंभ है। यानी 13 साल के बाद में मनुष्य में जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है। इस 13 साल के बाद में मनुष्य में जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है, तो यानी जो मेल है उनमें स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं और जो फीमेल है उनमें एग बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी एम्स यानी स्टार्ट हो जाती है। मंथली सर्कुलेशन जिसे बोलते हैं। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जाता है जब उनमें पुष्प आने लगते हैं। यानी पादपों में जब कायिक अवस्था समाप्त होती है
और जनन अवस्था प्रारंभ होती है तो पुष्प आने लगते हैं। ठीक है, गेहूँ, गेंदा, धान, गेहूँ, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? जैसे धान में देख लो, धान में 4 महीने लगते हैं, और नारियल और आम इनमें अलग अलग टाइमिंग होता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। ठीक है, हाँ, एक से अधिक बार होता है। जैसे यानी ये जो नारियल के पेड़ है उनको देख लो, एक से अधिक बार पुष्पन होता है। जैसे धान का देख लो, धान में जैसे भी एक बार पुष्प आए और उसके फल लगे, उसके बाद में हम उसको काट लेते हैं और दोबारा बोते हैं, तो वो क्या है, जीवन में एक बार ही पुष्प आते हैं धान में। और जो ये नारियल और वगैरह दूसरे हैं ना, इनमें एक से अधिक बार पुष्प आते हैं। क्या कहेंगे किशोरा और अथवा वयस्कता को? अपने क्षेत्र में कुछ लगे वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? क्या आप सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल जैसे फल मौसमी होते हैं? बिल्कुल मौसमी होते हैं, क्योंकि मौसम वाइज ही पुष्प आते हैं। मौसम वाइज पुष्प आने के लिए जिम्मेदार कौन है? टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर बहुत यानी इसमें मैटर करता है। टेम्परेचर की वजह से ही मौसमी फल बनते हैं। ठीक है, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। ये सभी स्पष्ट कायिक, जनन तथा जीर्णमान प्रावस्था को परिपूर्ण करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। जो यानी बहुवर्षीय जातियाँ हैं उनमें इन प्रावस्था को स्पष्ट करना कठिन होता है, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा लेते हैं ना, तो इसलिए पता नहीं चलता। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रिया को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बांस को ही देख लें। जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 100 से 50 वर्षों के बाद केवल एक बार ही पुष्प पैदा करते हैं। ठीक है, बांस की जो जाति है वो 100 से 50 वर्षों में केवल एक बार ही पुष्प पैदा करती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। बिल्कुल। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना यानी नीला कुरंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ये 12 वर्षों में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांश ये जानते होंगे कि इस पादप में सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए कि इसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पुष्पों का एक कालीन सा यानी एक परत सी दिखाई पड़ती थी, जिस दृश्य से सैलानियों की बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती थी। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार तथा उनकी शारीरिक तथा आकारिकी बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विविध अवधि होती है। अब इसमें जो डाटा दे रखा है सितंबर-अक्टूबर 2006, आप इसमें क्या करो 12 और ऐड कर लो। जब 6 में आप 12 ऐड करोगे तो आएगा 2018। तो अब यदि हम नया डाटा लें 12 वर्षों के अनुसार तो इसमें होगा 2018। ठीक है, क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सके जिनमें से जनन परिपक्वता का पता लगा सकते हैं? ऊपर ले लेते हैं। प्राणियों में उदाहरण थे पक्षी। क्या वर्ष पर अंडे देते रहते हैं? क्या ये किसी मौसम से संबंधित घटना है? मेंढक तथा छिपकली में ये प्रतिक्रिया कैसी होती है? मेंढक हमेशा बारिश के मौसम में ही अंडे देता है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। कुक्कुट फार्म जो इनको पानी पिलाया जाता है ना, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे कि जो अंडे का बाहरी कवच है ना वो बढ़ता रहे, और उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं जो यानी हम अंडे खाते हैं ना उनमें चूजा नहीं होता है। से संबंधित नैसर्गिक बड़े पैमाने पर ये वो जो कुक्कुट फार्म है ना वो जनन से संबंधित न होकर व्यापार की उत्पत्ति के लिए बड़ी मात्रा में अंडे पैदा करवाए जाते हैं, जो कि मानव कल्याणी कहा जा सकता है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडे की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिनियां हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, यानी मंथली सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो एग है वो परिपक्व होने लगता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, चूहा
गाय, भेड़, चूहा, हिरण तथा कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए, इन्हें मध्य चक्र, यानी जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें तो राज्य चक्र कहते हैं, और जो नॉन प्राइमेट होते हैं उन्हें मध्य चक्र कहते हैं। ठीक है, जब प्राइमेट, बंदर, एप्स, मनुष्य, इन ये ऋतु स्त्राव चक्र कहलाता है। राज्य चक्र या ऋतु स्त्राव चक्र एक ही बात है। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूलन परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं कारण ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनन कहते हैं। ये अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजननी भी कहते हैं। देखो, इसमें जो ओस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसमें डिफरेंस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस टाइम स्टार्ट होगा ना, यानी उस टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी जो फीमेल है वो कोपुलेट एक्सेप्ट नहीं करेगी। जबकि नॉन प्राइमेट में ये ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है ना, उनमें क्या है कि फीमेल उसी टाइम प्रेग्नेंट होगी जब ये ओस्ट्रस साइकिल चालू है। जैसे आप जानवरों में देख सकते हैं, जानवर और ह्यूमन का कंपेयर कर लीजिए। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। शरीर में यह जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तनों जैसे उपाप से दर का मंद होने लगता है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धावस्था के बाद में तो मृत्यु होती है। पता है इंसान बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है, धीरे धीरे जो मेटाबॉलिक क्रिया है, उनकी रेट है वो धीरे होने लगती है। पादप तथा प्राणियां दोनों में 3 प्रावस्था के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी है। यह चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तीनों अवस्था के लिए संक्रमण के लिए कौन उत्तरदायी है? हार्मोन उत्तरदायी। हार्मोन में जैसे जैसे बदलाव होता है ना, वैसे वैसे ह्यूमन और प्लांट्स की वो स्टेज है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच पारस्परिक जीवों की जनन क्रिया तथा व्यवहारिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। लैंगिक, आगे हम एक टॉपिक लेते हैं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। परिपक्व अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं और प्रक्रिया दर्शाते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण मूलभूत समानताएं होती है। लगभग समानताएं होती है लैंगिक जनन वालों में। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंधित संरचना जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटना एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। ये लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं दूसरी प्रजाति के मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन द्वारा विशिष्टीकृत होती है। यह सुविधा के लिए क्रमबद्ध 3 विभिन्न प्रावस्था में बांटा गया है। एक निषेचन पूर्व, यानी इसने फर्टिलाइजेशन को मेन रखा है। निषेचन के पूर्व यदि मेनली देखा जाए तो क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है निषेचन के पूर्व। उसके बाद में आ गया निषेचन, यानी एग और स्पर्म का मिलना, उसका निषेचन होना। उसके बाद निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पश्चात घटना में क्या होगा, जैसे उसका रोपण है, उसका आगे पूरा डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। कब तक? बर्थ तक। जब तक बर्थ नहीं होता तब तक। अब आते हैं निषेचन पूर्व घटना। इसके अंतर्गत युग्मकों के सलयन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। युग्मकों के सलयन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है, यानी निषेचन से पहले की। निषेचन की पूर्व 2 घटनाएं प्रमुख है, एक गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण और एक युग्मक स्थानांतरण, यानी युग्मक ट्रांसफर कहते होते हैं। ट्रांसफर कैसे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है युग्मक जनन। तो पहले आता है युग्मक जनन। जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों के गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं, ये हम सब जानते हैं। युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और वो डिप्लॉइड सेल से बनते हैं और हैप्लॉइड से भी बन सकते हैं, जैसे कि आगे सब डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। कुछ सवालों में 2 युग्मक देखने को मिलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। एक दूसरे के समान दिखने वालों को क्या कहते हैं? समयुग्मजी। वो सवाल में पढ़ा देंगे। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन है।
इसी कारण इसे समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर अथवा मादा के रूप में विभेदित नहीं कर सकता है। समयुग्मक का उदाहरण कौन है? क्लेमाइडोमोनास, वो आपके प्लांट किंगडम में आ जाएगा। श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिक रूप से स्पष्ट विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुंमणु या शुक्राणु, जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहा जाता है। चलो हम पहले ऊपर वाला थोड़ा ये जो डायग्राम है इसको चेक कर लेते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है? ये है युग्मकों की किस्में। एक क्लेडोफोरा एक शैवाल के समयुग्मक है, ठीक है। ये क्लेडोफोरा, इसमें हम नर और मादा के रूप में डिफरेंस नहीं कर सकते। बे है फ्यूकस एक शैवाल के विषम युग्मक है। फ्यूकस शैवाल के विषम युग्मक है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद में से है मानव के विषम युग्मक। मानव के तो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो, ये है एग और ये है स्पर्म, ठीक है। इसको आप ध्यान रखोगे, यानी एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको याद कर लो। जैसे समयुग्मक मैंने आपको पीछे भी बताया था क्लेडोफोरा होता है, और विषम युग्मक फ्यूकस होता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। चलो आप आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मक में संलयन होता है, परंतु ये सदा के लिए तथ्य सत्य नहीं। यदि आप कक्षा 11th का स्मरण करें तो श्वेतयन निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वह द्विलिंगी होता है। एक पादप में पाई जाए तो द्विलिंगी होता है, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंगी कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति का उल्लेख करने के लिए उभयलिंगाश्री या समथैलिस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। शब्द का प्रयोग करते हैं एक लिंगता की स्थिति को उल्लेख करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथ्य को स्पष्ट करते हैं, या एक लिंगाश्रयी या विषम थैलिसी शब्द का प्रयोग करते हैं। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा स्त्री केसर अथवा स्त्री केसर धारण करने वाली होती हैं। कुछ पादपों में यह अकेला पादप उभयलिंगाश्री यानी नर अथवा नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है। इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा स्त्री केसर धारण करती है। उभयलिंगाश्री पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिटा तथा नारियल के वृक्ष हैं। ये ध्यान रखना, उभयलिंगाश्री पादपों के उदाहरण कौन से है? कुकुरबिटा और नारियल है। जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रय के उदाहरण है। ये आप दो उदाहरण है वो ध्यान रख लेना। द्विलिंगाश्रय कुकुरबिटा और नारियल थोड़ा याद कर लो, द्विलिंगाश्रय के कुकुरबिटा और नारियल, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रय के उदाहरण है। उन युग्म प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी तथा स्त्री केसर पुष्पों से बनते हैं। इस प्रकार प्राणियों में होता है। सभी प्रजाति में विशिष्ट नर तथा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं। इनमें दोनों लिंगों का एक साथ तथा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते द्विलिंग कहलाते हैं। संभव तय अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियां सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करोगे और याद भी रखोगे। द्विलिंगी प्राणियों के नाम केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोंक, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म और जोंक। केंचुआ, स्पंज, केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगाश्री या द्विलिंगाश्री एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। तिलचट्टा एक लिंगी है, जबकि केंचुआ
द्विलिंगी है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है तिलचट्टे को। उसके बाद में ये डायग्राम आ गया। अब इन डायग्राम्स को हम समझते हैं। पहला डायग्राम दिया गया है द्विलिंगी केंचुए का, ठीक है। पहला डायग्राम दिया गया है द्विलिंगी केंचुए का, ठीक है। द्विलिंगी केंचुए का ये है, और इसमें देखो ये वर्षण, कोषयुक्त वर्षण और अंडाशय जो कि एक में ही पाया जाता है, तो ये हो गया द्विलिंगी। उसके बाद में यदि आप देखते हो तो जो बे नंबर है वो दे रखा है एक लिंगी कॉकरोच का। एक लिंगी कॉकरोच का दे रखा है, इसमें ये वर्षण दिखा रखा है, और ये नर का डायग्राम बता रखा है, ये मादा का बता रखा है। मादा में अंडाशय होते हैं और नर में वर्षण होते हैं। इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद में आपको से दे रखा है कारा पादप, जो उभयलिंगाश्री का उदाहरण है, ठीक है। इसमें ये मादा लैंगिक अंग जिसे अंडधानी कहते हैं पाया जाता है, और पुधानी नर लैंगिक अंग है। कारा कौन सा है? द्विलिंगी पादप है, ये ध्यान रखना, कारा द्विलिंगी पादप है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो, ये आपको दे रखा है मोरकेंसिया। मोरकेंसिया में ये स्त्रीधर है और ये पुधर है। इसमें आप क्या है, जो इनका छत्र है ना, इनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और बाकी तो लगभग सेम ही होता है, ठीक है। और इनमें जो ये छत्र पे जो स्त्री दानीधर है, छत्र पे ये जो पंखुड़ियाँ, इनकी संख्या होती है 13, ठीक है। और इसकी संख्या होती है यहाँ पे नर में 11 और मादा में होती है 13, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी में, हालांकि ये पूछा कहीं पर भी नहीं जाएगा। और ये है द्विलिंगी शकरकंद का, और ये भी तुम थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, द्विलिंगी है वो शकरकंद। यानी एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ो, पूरा निचोड़ निकाल लो। मैं अलग से डायग्राम की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में, लास्ट में पूरे डायग्राम की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको अच्छे से एकदम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्रोमोसोम नंबर्स, इस पे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछे जाते हैं कि मनुष्य में तो आप सबको पता ही है कितने होते हैं, 46 होते हैं। और यदि उसमें पूछ लिया जाए ना युग्मन में कितने होते हैं, युग्मकों की संख्या, तो हो गए युग्मकों की, यानी हैप्लॉइड की संख्या पूछी है, तो हैप्लॉइड की संख्या होगी 23। और जो युग्मन, युग्मक नहीं, युग्मन में कितने पाए जाते हैं? तो युग्मन में 22 पाए जाते हैं, क्योंकि मेल में 22 पाए जाते हैं और मादा में 23 पाए जाते हैं। मादा में XX एक युग्मन हो गया, मेल में हो गया X और Y, इसलिए युग्मन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इसको आप याद करना, देखो हम याद करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं गुणसूत्र? ओफियोग्लोसम में कितने पाए जाते हैं? 1260, ये ध्यान रखना, ओफियोग्लोसम में कितने पाए जाते हैं? 1260। अब सबसे कम किस में पाए जाते हैं? अब सबसे कम पाए जाते हैं फल मक्खी में, ठीक है। 3 तो आपको ऐसे याद हो गए। सबसे कम पाए जाते हैं फल मक्खी में। फल मक्खी में कितने पाए जाते हैं? 4, यानी 8 पाए जाते हैं, एफ्लुएंट कितने हो गए? 4, ठीक है। अब घरेलू मक्खी में देखो, घरेलू मक्खी में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो घरेलू मक्खी के लिए एक ट्रिक है, फल मक्खी के दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 दोनों को जोड़ दो। घरेलू मक्खी कितने हो गए? 12 हो गए टोटल, ठीक है। घरेलू मक्खी के 12 हो गए, और ये युग्म जो n है उसकी कितनी होगी संख्या? इसकी संख्या हो गई 6, ठीक है। अब चूहा को आप ऐसे हिंदी में रहे हो, चूहा 24। देखो एक ट्रिक बन रही ना, चूहा 24, यानी लगभग सिमिलर नेम है, इसमें सिमिलर नेम है, ठीक है। चूहे में एफ्लुएंट की कितनी हो गई संख्या? सॉरी, चूहा 42, सॉरी, चूहे में 42 होते हैं, ठीक है। वो गलती से हो गए, वो मुझे यहाँ पे 12 दिखाई दे दिया, सॉरी, चूहे में 24 होते हैं, ठीक है। नहीं 42, 42, तो ये ध्यान रखना, चूहे में कितने होते हैं? 42, ठीक है।
उसके बाद में आती बिल्ली। बिल्ली में होते हैं 38, बिल्ली में 38 होते हैं। और फिगुलसम को आपको बता ही दिया। धान में कितने होते हैं? धान में होते हैं 24। वो चूहे में 24 नहीं होते, धान में होते हैं 24। सेब में 34 होता ही है, और आलू में 48 होते हैं। ठीक है। तितली में 2n 300, तितली में यदि 2n 380 हो गए तो n कितने हो गए? 190। और प्याज में यदि n 8 है तो 2n कितने हो गए? 16। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें यानी मेनली तो फिगुलसम पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम फल मक्खी में पूछे जाते हैं। और मानव का तो आपको पता ही है 46। ठीक है। और ज़्यादा कुछ यानी कम पूछा जाता है, इतना कुछ नहीं पूछा जाता। अब आता है युग्मक संरचना के दौरान सेल डिवीजन। ठीक है। सभी विषम युग्मक की प्रजातियों में युग्मक प्राय 2 प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। चाहे उनके जनक जिससे वे किसी भी उत्पन्न हो, जनक चाहे n हो या 2n हो, हमेशा जो गेमिट है वो n ही होंगे। वे अगुणित हो या द्विगुणित क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन यानी समसूत्रण, जो n है वो समसूत्रण विभाजन द्वारा गेमिट उत्पन्न करेंगे, और जो 2n है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न करेंगे। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटस हैं, वे अगुणित पादप का है, जिससे वे उनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोफाइट तथा एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जैसे मनुष्य शामिल है उनके जनक का द्विगुणित होते हैं। बिल्कुल सही बात। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है, और जहाँ द्विगुणित कोशिकाएं अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करती हैं, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिकाएं अर्धसूत्रण विभाजन से होकर गुजरती है। बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट युग्मक से निर्मित होता है, यानी जो 2n है उसमें से n ही है वो ही जा पाएंगे गेमिट में। सारणी 1.1 को ध्यान से पढ़िए तथा उनमें n और 2n बताइए, हमने पढ़ ली। ठीक है। अब आता है युग्मक स्थानांतरण। अब ये युग्मकों का संयुग्मन, युग्मनज और नया जीव, इसमें बताया गया युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। ठीक है। ताकि निषेचन की प्रक्रिया सफलतापूर्ण संपन्न हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि युग्मन आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचलनशील अथवा स्थानबंध या सेसाइल कह सकते हैं होते हैं। जबकि नर युग्मकशील होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और चलनशील होते हैं जिससे मोटाइल होते हैं, और स्थानबंध नहीं होते। ठीक है। कुछ फंजाई तथा शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। जैसे आप शैवाल, ब्रायो और टेरिडो, इनको देख लो, ये जल से यानी ज़्यादातर ये जल में ही उत्पन्न होते हैं, और इनमें जल ही युग्मक स्थानांतरण का माध्यम होता है, जिससे होकर युग्मक को स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मकों तक पहुंचने में असमर्थ होती है। आपको पता ही है कि जो आप जैसे ह्यूमन में ही देख लो, जो एग प्रोड्यूस करती है फीमेल वो तो एग करती है, और हम जैसे स्पर्म जो मेल प्रोड्यूस करता है वो एक बार में तकरीबन 10 मिलियन के आसपास स्पर्म प्रोड्यूस कर देता है। यद्यपि परिवहन के दौरान नर युग्मक की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बीजी पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अच्छे निषेचन संपन्न होता है, उससे पहले ही ये परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि जो ये बीजी पादप है उनमें जो ये परागकण बनते हैं ये गतिशील होते हैं? क्या ये गतिशील नहीं होते हैं? जो पराग नली होती है ना,
उसमें ये जाता है, ये गतिशील नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये गतिशील होते हैं। नर युग्मक होते हैं ना जो बीजीय पादप में, वो एक गतिशील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द्विलिंगी में सौते निषेचनी पादप जैसे मटर में परागकण का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। सरल होने की वजह, क्योंकि उसमें जो नोतल कील पाई जाती है तो परागकण है वो बाहर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनमें पराग कोष तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। परागकण जैसे ही जड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तथा परपरागित पुष्पों जैसे एक लिंगाश्रयी पादप शामिल इस घटना को परागकण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। कहते हैं इनमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेते हुए अंडक के भीतर प्रवेश करती है। अंड के पास नर युग्मक को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी पादपों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टि में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मक के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक चरण में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन उपयुक्त सफलता स्थान युग्मक में साथ साथ आना जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, यानी आपका निषेचन के लिए अब गैमीट तैयार हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे निषेचन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।